नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनजान सफ़र। उपेंद्र एक शिक्षक थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। सरकारी नौकरी के नाम पर ही लोग मूंछों पर ताव देने लगते हैं। खाते पीते परिवार की सुंदर सुशील पार्वती के साथ उनकी शादी हुई। दान दहेज भी मिला। उपेंद्र के माता पिता नहीं थे, एक बड़ा भाई था। उसी ने उपेंद्र की शादी की थी। कुछ दिन तो उपेंद्र और पार्वती रंगीन सपनों में डूबे रहे। 2 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद धीरे धीरे घर का खर्च बढ़ने लगा। उपेंद्र चित्रकारिता और पेंटिंग में निपुण थे। शौकिया तौर पर वे बचपन से करते आ रहे थे। उपेंद्र ने सोचा, क्यों ना स्कूल के बाद बचे समय में चित्र और पेंटिंग सिखाने का काम किया जाए। पार्वती ने भी इसका समर्थन किया। एक सूचना पत्र छपवाकर आसपास लगा दिए। परिचितों मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी गई और फिर अगले महीने से शुरू हो गई चित्रकला की कक्षा। जहाँ दिल का लगाव होता है वहाँ अत्यधिक रुचि होती है। ईमानदारी और लगन से किए गए काम में भगवान का भी सहयोग मिलता है। धीरे धीरे उपेंद्र की कला की काफ़ी प्रशंसा होने लगी। अब तो उपेंद्र बच्चों की परीक्षा लेकर सिखाने को तैयार होते थे। उसी में एक पवन नाम का 7 वर्षीय बच्चा चित्रकारी सीखने आता था। वह अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल से आता था और 1 घंटे बाद पापा के साथ ही जाता था। पवन के पापा जगदीश चंद्र कभी बाहर टहलते हुए वक्त बिताते थे तो कभी कुछ काम होने से बाजार चले जाते थे। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए जगदीश चंद्र उपेंद्र के बरामदे में आकर खड़े हो गए। वहाँ भी हवा थोड़ी तेज होने के कारण बारिश की बूंदें शरीर को स्पर्श कर ही लेती थी। उनको भीगते हुए देखकर पार्वती ने उन्हें अंदर बुला लिया। पहली बार घर आए मेहमान को चाय के लिए पूछना तो शिष्टाचार है। पार्वती ने भी पूछा और स्वीकृति मिलने पर चाय का प्याला हाजिर कर दिया। बाहर तेज बारिश और अंदर अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पार्वती और जगदीश जी पी रहे थे। बातों बातों में जगदीश जी ने पार्वती को बताया कि उनकी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है। उनकी पत्नी पिछले साल ही एक दुर्घटना में छोड़कर जा चुकी थी। पवन उनका इकलौता बेटा है। ट्यूशन खत्म हुआ और पवन अपने पापा के साथ चला गया। पार्वती ने उपेंद्र को बताया भी कि पवन के पापा बारिश में बाहर भीग रहे थे तो हमने उन्हें बुला लिया। उपेंद्र ने कहा, अच्छा किया जो तुमने अंदर बुला लिया। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। अगले दिन पार्वती ना जाने क्यों जगदीश चंद्र के साथ बारिश का इंतजार करने लगी। ना आज बारिश हुई और ना ही जगदीश अंदर आए। गेट पर ही पवन को छोड़कर किसी काम से चले गए। पार्वती खिड़की से देखती रही। 1 घंटे बाद वह फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने आप से सवाल भी किया कि क्या वह जगदीश को देखने के लिए खड़ी है, पर क्यों? वह जितना ही ध्यान जगदीश की तरफ से हटाना चाह रही थी, उतना ही उसका दिल उससे सवाल जवाब करता जा रहा था। आखिर एक दिन रोड पर टहलते देखकर अंदर बुला ही लिया। आप क्यों बाहर खड़े रहते हैं? अंदर आ जाया कीजिए, मैं इस वक्त खाली ही रहती हूँ। जगदीश जी अब अंदर कमरे में आकर बैठने लगे। उन्हें दरवाज़ा खुलवाना भी नहीं पड़ता था। पार्वती रोज दरवाज़ा खोलकर खड़ी रहती थी और अब तो ये रोज का नियम बनता जा रहा था। एक दिन उपेंद्र ने कहा, रोज जगदीश जी यहाँ क्यों आ जाते हैं? तुम बुलाती हो या वो खुद आते हैं? मैंने कह दिया है कि यहीं आकर बैठिए। उपेंद्र को इस तरह जगदीश और पार्वती का रोज मिलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे पार्वती के तेवर देखकर स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाए। एक दिन जगदीश जी को बुलाकर उपेंद्र ने पवन को किसी संस्था में डालने की बात कही। पवन अब बहुत अच्छा ड्राइंग बनाना और पेंट करना सीख गया है। इसे किसी संस्था में दे दीजिए जहाँ से उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐसा कहकर अगले महीने से पवन को आने के लिए मना कर दिया। जब पार्वती को पता चला
तो वो बहुत नाराज हुई। मैं जानती हूँ तुमने पवन को क्यों मना किया। तुम्हें जगदीश से मेरा मिलना पसंद नहीं था। उपेंद्र बहस बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए खामोश ही रहे। 6 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह जब उपेंद्र उठे तो पार्वती घर में नहीं थी। पलंग के बगल में मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उपेंद्र ने उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। पत्र में स्पष्ट लिखा था कि मैं जगदीश के पास जा रही हूँ। जगदीश बहुत दूर नहीं है कि मैं ढूंढ नहीं सकती हूँ। मैं दहलीज पार कर चुकी हूँ, अब लौटना संभव नहीं। हाँ, 3 साल की गुड़िया की मैं कसूरवार जरूर हूँ। मुझे माफ कर देना गुड़िया। पार्वती। उपेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। स्कूल से 10 दिन की छुट्टी लेकर पहली बस से गांव पहुंचा। अपने भाई भाभी को बताने के बाद वह उसके मायके भी बता देना चाहता था। उसकी चिट्ठी भी दिखाई और स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। यदि वह स्वयं लौटकर आना चाहे तो मेरा दरवाजा खुला रहेगा। उपेंद्र अपनी भाभी से गुड़िया को 10 दिन रखने का निवेदन कर अपनी छुट्टी खत्म होने पर वापस शहर आ गए। इस मोहल्ले में वे सबसे क्या कहेंगे। वे दूसरी जगह नए घर की तलाश में लग गए। यहाँ सब कुछ ठीक कर वह बेटी को लेकर आए और उन्होंने सबको यही बताया कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक नई शुरुआत के साथ अब उपेंद्र का एकमात्र लक्ष्य था बेटी की परवरिश। पार्वती की तरह वो भी उसे छोड़ तो नहीं सकते थे। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी। गुड़िया और घर को संभालने में जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी होने लगी। उसकी चित्रकला में रुचि देखकर उपेंद्र ने उसे शिक्षा देनी भी शुरू कर दी। एक दिन गुड़िया बहुत बड़ी पेंटर के रूप में प्रसिद्धि पाती है। जब वह 10वीं में थी तभी उसकी एक प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी काफ़ी सफल रही। उसकी सारी पेंटिंग लगभग बिक चुकी। एक खरीदार पवन भी था। पवन को भी पेंटिंग बहुत पसंद थी और यह पेंटिंग गुड़िया और पवन को नज़दीक लाने लगी। एक दिन गुड़िया ने पवन को बैठाकर उसकी एक तस्वीर बनाई और उसने पवन को उपहार स्वरूप दी। पवन स्नातक करने के बाद अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा था। गुड़िया और पवन का मिलना एक संयोग ही था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अभी तक दोनों ने अपने घर में ये बात को नहीं बताया था। सोचा गुड़िया की पढ़ाई खत्म होने पर बताना सही रहेगा। 1 साल बाकी था। इसी बीच हृदय की गति रुक जाने से जगदीश चंद्र की मृत्यु हो गई। अचानक पवन पर दुकान और घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। अक्सर वह अपनी परेशानी या दिल की बात गुड़िया से ही साझा करता था। 1 साल बीत गया। गुड़िया भी बीए कर गई। अब दोनों ने अपने अपने घर में अपनी पसंद बताने का फैसला किया। पवन ने गुड़िया को अपनी माँ से मिलवाया। क्या पता था कि गुड़िया और पार्वती दोनों अपने ही खून से मिल रहे हैं। एक दिन अचानक बाजार में उपेंद्र की मुलाकात पवन और उसकी माँ से हो गई। पवन ने कहा, माँ, ये गुड़िया के पापा हैं। जब पलटकर पार्वती ने देखा तो वहीं चक्कर खाकर गिर गई। पवन उन्हें लेकर अस्पताल गया और उपेंद्र भारी कदमों से घर लौटे। सोचते रहे, क्या ये शादी हो पाएगी? शास्त्रीय विधान सही है। रात भर करवट बदलते रहे। बेटी की खुशी के लिए ना कहना बड़ा कठिन था। पार्वती 2 घंटे में अस्पताल से वापस आ गई। दूसरे दिन पवन के माध्यम से उपेंद्र का फोन नंबर लेकर उससे बाहर कहीं मिलने की विनती की। उपेंद्र को भी समाधान ढूंढना था। शाम को कॉफी हाउस में मिले। 22 साल बाद दोनों आमने सामने थे। पार्वती ने पहल करते हुए कहा, मैं तो ये पूछने का भी हक खो बैठी हूँ कि तुम कैसे हो। अब गुड़िया और पवन की खुशी के लिए हम अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करें। गुड़िया को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी असली माँ हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? कोई बुराई नहीं है। तुम तो जानते हो पवन मेरा बेटा नहीं है। फिर इस रिश्ते में कोई पाप नहीं है।
पवन भी तुम्हें नहीं पहचानता। इस राज को राज रखकर इन दोनों की शादी कर दो। उपेंद्र कुछ देर खामोश रहे, फिर अचानक उठे, कॉफी का बिल चुकाया और ठीक है कहकर चले गए। पार्वती उन्हें जाते हुए देखती रही। 2 महीने बाद ही उनकी शादी एक होटल में बड़ी धूमधाम से हुई। उपेंद्र ने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, शादी में अपने भाई भाभी को नहीं बुला सके। विदाई का पल उपेंद्र के लिए असहनीय था। बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। गुड़िया भी खूब रोई। पापा, आप तो मेरे लिए माँ बाप दोनों रहे, इसलिए आज माँ की तरह रो रहे हैं। बेटी को विदा करने के बाद पवन के सामने खड़े होकर एक याचक की तरह याचना करने लगे। बेटा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, बिन माँ की बच्ची है, कुछ गलती होने पर समझा देना। अब तो उसका पिता भी उससे बहुत दूर जा रहा है। बहुत दूर? ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? नहीं, यूं ही। शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है। ऐसा कहकर उपेंद्र ने मुंह फेर लिया और अपने दिल को थामे घर की ओर चल पड़े। घर आकर रात भर सोचते रहे, यहाँ रहने से पार्वती का सामना कैसे कर पाऊंगा। कभी कोई सवाल ना कर दे बेटी। कुछ कपड़े और जरूरी सामान समेटकर, घर की चाबी और किराए का पैसा एक लिफाफे में रखकर पड़ोस में देकर कि कभी मालिक आए तो दे देना। मकान मालिक को फोन भी कर दिया। ये सोचकर घर से निकल गए कि इतनी बड़ी दुनिया में यदि नौकरी नहीं भी मिली तो चित्रकारी का गुण शायद पेट भर दे। इसी चित्रकारी ने एक बार दुनिया उजाड़ी थी, अब गंवाने के लिए भी कुछ नहीं है, और निकल गए एक अनजान सफ़र पर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।